नमस्कार किसान भैया, सब अच्छे होंगे और सब अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आपके लिए मैं जो आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। झुलसा कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? आज इसको हम लोग जानेंगे कि किस कारण से झुलसा कंट्रोल नहीं होता है। आप अनेकों प्रकार का दवाई चलाते हैं, फंगिसाइड चलाते हैं, जिसमें क्या है कि झुलसा कंट्रोल होने का नाम नहीं लेता है। तो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, आप बहुत प्रकार दवाई चलाते हैं, फंगिसाइड चलाते हैं, उसमें अनेकों प्रकार का टॉनिक चलाते हैं, फिर भी क्या है कंट्रोल नहीं होता है। ये अक्सर होता है जैसे कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जैसे हो जाता है, बहुत लंबा दिन हो जाता है। कोई भी ब्लाइट हो, अगेती अगेती झुलसा हो, पछेती झुलसा हो या तो फिर बैक्टीरियल ब्लाइट हो, ये होता ही होता है। तो आज इसका हम लोग समस्या और इसका निदान जानेंगे कि किस प्रकार से होता है और कैसे कंट्रोल नहीं होता है। तो इसको हम लोग आज एक-एक चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और वीडियो क्या है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो क्या है, वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से वॉच कीजिएगा और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर कोई नए व्यूअर भी होंगे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप एक लाइक करना मत भूलिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको आप जैसे कि कोई किसान सहपाठी को शेयर करते हैं तो उसको भी ये जानकारी मिल जाता है और वो भी अपना जो जो भी उससे बीमारी से ग्रसित है तो यो ये ट्रीटमेंट कर सकता है। इसलिए क्या है अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए ये क्या है 3 प्रकार से होता है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट 3 ब्लाइट होते हैं। कंट्रोल क्यों नहीं होता है? कंट्रोल होने का नाम क्यों नहीं लेता है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मौसम के अनुकूलता के कारण जैसे कि लगातार लगातार ओस डेली क्या है ओस बन रहा है अभी थोड़ा-सा क्या है कि बरसात का मौसम कम होने के बाद क्या है, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी के मौसम में ओस बहुत ज़्यादा होता है, तो ओस के वजह से, धुंध के वजह वजह से और बारिश से बीच-बीच में बारिश भी आ जा रहा है, तो बारिश की वजह से क्या है, ये जो ब्लाइट है, ये कंट्रोल नहीं होने का नाम लेता है, पहला कारण। और दूसरा कारण है, फंगस बहुत ज़्यादा फैल गया है फंगस बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उसके बाद आपने फंगिसाइड का आप छिड़काव करते हैं, तब ये कंट्रोल नहीं होता है। फंगस अब बहुत ज़्यादा फैल गया है, पूरा में सब चीज़ में फैल गया है, अब वो मरने का लायक हो गया है। अब उसको आप बोलेंगे कि ये कंट्रोल होगा, तो ये कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसा अगर आप करते हैं, तो ये कंट्रोल नहीं होगा। और तीसरा जो बात आती है, एक ही दवा को आप बार-बार, एक ही फंगिसाइड को आप बार-बार उसका छिड़काव करते हैं। जैसे कि आप कोब्रियोटॉप ही ले लेते हैं, कोब्रियोटॉप को आप बार-बार उसका छिड़काव कर रहे हैं। एक बार तो ठीक है, आपका मैं कंट्रोल कर लिया, लेकिन दूसरा बार फिर उसको आप छिड़काव कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, दवा के प्रति प्रतिरोध बन जाता है, मतलब कि रेजिस्टेंस बन जाता है, तो ये कंट्रोल नहीं होता है। और नीचे की जो भी पुरानी पत्ती है, जो संक्रमित है, जो रोगग्रस्त है, वो पत्तियाँ को आप लोग नहीं हटाते हैं। उसको क्या है, आपको एक-एक को आपको चुन-चुन करके उसको हटाना पड़ेगा। जब तक उसको नहीं हटाएँगे, तब तक कंट्रोल नहीं होगा। कैसे कंट्रोल नहीं होगा? ये वाला नीचे वाला पत्ती में इसमें है। इसमें उस ये क्या है रोग ग्रसित है और ये अच्छा अच्छा पत्ती है, तो क्या है कभी-कभी हवा के माध्यम से या तो फिर कोई माध्यम से हिल-डुल कर अगर इस प्रकार से सटता है, तो क्या है वो भी संक्रमित हो जाता है। अब ये पत्ती संक्रमित हुआ, उसके बाद ऊपर वाला, उसके बाद बगल वाला, तो इस प्रकार से क्या है डायरेक्ट ये फैलते जाता है। इसलिए क्या है आपको जितना भी पुरानी पत्ती होगा, उसको आपको उखाड़ करके, उसको निकाल करके आपको फेंक देना है या तो फिर कोई पुराना इस प्रकार से जो सूख गया होगा वो पौधा को भी आपको उखाड़ करके वहाँ से फेंकना ही पड़ेगा, उसको अलग जगह पर आपको करना ही पड़ेगा। लास्ट में जो हम लोग जानते हैं कि देर से आपने स्प्रे शुरू किया है, जैसे कि आपने देर से शुरू करते हैं तो उसमें क्या है सबसे जब रोग ज़्यादा दिखने लगता है तब आप लोग उसमें स्प्रे करते हैं तो इसमें कंट्रोल नहीं होता है। खेत में हवा का ना लगना, बहुत क्या है मेड़ में लगाए हैं तो क्या है आप नज़दीक-नज़दीक लगा दिए हैं। आपको क्या है दूर-दूर करना पड़ेगा, दूर-दूर करेंगे तो क्या है उसमें हवा का आदान-प्रदान होता रहता है, उसमें स्वस्थ हवा उसमें घुसता रहता है और निकलता रहता है तो क्या है रोग से ज़्यादा ग्रसित नहीं होता है। इसलिए आपको क्या है दूरी पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अभी आप कर दिए हैं उसका कोई बात नहीं, लेकिन अगले बार जब आप खेती करेंगे तो आपको क्या है आपको दूरी का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं दूर-दूर करेंगे तो उसमें उत्पादन कम नहीं होगा, उसमें उत्पादन और बढ़ता है। दूर-दूर जितना दूर-दूर करेंगे, उतना आपका उत्पादन बढ़ता है। आप जितना घना लगाएँगे, उतना आपका उत्पादन कम होता है। जो लास्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कंट्रोल नहीं होने का एक विशेष कारण ये है, खाद की कमी। अगर ये आपका 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, जो भी आपने बेसल डोज़ दिया था पहले, वो बेसल डोज़ खत्म हो गया है।
जो भी बेसल डोज़ आपने दिया था, वो बेसल डोज़ खत्म हो गया है। उसमें क्या है पोषक तत्वों की कमी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी आपका क्या है कंट्रोल नहीं होने का कारण होता है। जैसे कि कोई आप ही सोच लीजिए किसी को अगर बीमारी होगा, तो उसमें क्या है उसका में अगर खून का कमी होगा तो वो उसका बीमारी हटेगा भी नहीं और जब तक उसमें खून नहीं डालेंगे तब तक उसका इलाज होगा भी नहीं। तो इसलिए क्या है आप भी अगर उस वहाँ पर जो बेसल डोज़ दिए थे वो उसका खत्म हो गया है, पोषक तत्व खत्म हो गया है, तो उसको आप जब तक कोई पोषक तत्व नहीं देंगे, आप उसको कोई बेसल डोज़ नहीं देंगे, तब तक आपका जो भी बीमारी है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है आपको डीएपी ले लेना है कम डाई अमोनियम फास्फेट कम से कम 50 किलोग्राम प्रति एकड़। उसमें आप यूरिया ले लीजिएगा कम से कम 30 से 40 किलोग्राम। उसमें आपको एमओपी म्यूटेट ऑफ पोटाश लेना है कम से कम 40 से 50 किलोग्राम, कम से कम 40 किलोग्राम, 35 किलोग्राम भी दे सकते हैं। और उसके साथ में आपको यूरोजाइम गोल्ड कम से कम 10 से 20 किलोग्राम उसको ले लेना है प्रति एकड़। इसका आपको क्या है आपको पौधा के पास डालना है, पौधा के पास आर-पार यहाँ पर ये जड़ है, जड़ के आर-पार उसको थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे-ऐसे करके उसको 1 एकड़ में उतना को आप डालते हैं जैसे कि आपको मैं बताया। 1 एकड़ में आप डालेंगे तो क्या है आपका जो उसमें जो डाल निकलेगा उसमें जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका पौधा जो है पनपते जाएगा। उसके बाद क्या है आप जो भी आप उसमें फंगिसाइड का यूज़ करते हैं, जो भी फंगिसाइड आप उसमें छिड़काव करते हैं तो बहुत जल्दी काम कर लेता है। और चौथा में हम जानेंगे उपाय, क्या करें हम लोग? उपाय कौन-सा हम लोग उपाय कर सकते हैं? तो संक्रमित पत्ती एवं फल को जितना भी संक्रमित पत्ती हो गया, फल हो गया, पौधा हो गया, उसको वहाँ से निकाल कर उसको फेंक देना है और खेत में हवा का आवागमन होना चाहिए। खेत में हवा का आवागमन जब तक नहीं होगा, आदान-प्रदान नहीं होगा, नहीं जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं घुसेगा, तब तक ये क्या है, आपका कोई भी ब्लाइट हो, ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मेड़ विधि से अगर आप सिंचाई करते हैं, तो अगले बार क्या है, आपको ध्यान रहे कि आपको टपक सिंचाई पद्धति से आपको उसका सिंचाई करना होगा। तब जा कर के इसमें क्या है, आपको कुछ लाभ मिल सकता है। और क्रॉप रोटेशन आपको क्या है कि फसल चक्र का आपको बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि आपने टमाटर लगाया है तो फिर बैंगन न मत लगाइएगा, फिर आप मिर्चा उसमें मत लगाइएगा, कोई दूसरा आप फसल लगा सकते हैं। मतलब कि हर साल आप क्या है क्रॉप रोटेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है आपका जो ब्लाइट हो गया या तो फिर बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया या तो फिर इस प्रकार से जो भी आपको फंगस जनित जो भी रोग होगा उससे आपको छुटकारा कोई भी फंगस जनित रोग हो, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। और हम लोग 5वाँ में हम लोग जानेंगे रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण में हम लोग कौन-कौन सा ऐसा रासायनिक फंगिसाइड है जिसका हम लोग उपयोग करके उसमें उसमें लाभ ले सकते हैं। तो रासायनिक नियंत्रण में आपको सबसे पहला नंबर पर मैं लाया हूँ सुरक्षात्मक स्प्रे प्रिवेंटिव जिसको हम लोग प्रिवेंटिव के नाम से जानते हैं, जो रोग लगने से पहले आप कौन-सा ऐसा फंगिसाइड है, कौन-सा ऐसा रासायनिक फंगिसाइड है जिसका आप ना उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं लेकर आया हूँ मैनकोजेब 75% 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसको घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा नंबर पर मैं लेकर आया हूँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसको भी आप ढाई ढाई ग्राम या तो फिर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और ये आपको कम से कम 7 दिन या तो फिर 10 दिन, 7 से 10 दिन के अंदर में आपको हमेशा इसको करते रहना है। अगर इस प्रकार से अगर शुरू से आप करते रहते हैं, तो आपका फसल पर ब्लाइट का अटैक नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी ब्लाइट हो, अर्ली ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट हो, बैक्टीरियल ब्लाइट हो, इसको अगर आप करते रहते हैं, तो इसमें ब्लाइट का अटैक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रहे, मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड क्या है, फूल और फल को क्या है, झड़ाने का काम भी करता है। लेकिन इसको जब आपका फूल बहुत ज़्यादा लग रहा है और फल जब पकड़ रहा है तब इसका स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। बाद बाकी आगे-पीछे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और दूसरा नंबर पर मैं लेकर आया हूँ जब रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, तब आप कौन-सा आप स्प्रे कर सकते हैं। प्रिवेंटिव सिस्टमिक स्प्रे आप कौन-सा कर सकते हैं, जैसे कि आपको आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मेटालाइक्सिल प्लस मैनकोजेब। ये आपको मिल जाएगा रिडोमिल गोल्ड का। रिडोमिल गोल्ड का ले सकते हैं या तो फिर कोई आपको कोई दूसरा भी मिलता है तो भी आप ले सकते हैं। मेटालाइक्सिल प्लस मैनकोजेब आपको जिसका भी मिलता है वो ले सकते हैं। इसको आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका आपको छिड़काव करना है। या तो फिर आप साइमोक्सेनिल और मैनकोजेब ये है क्यूरजेट नाम से आता है, इसको आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या तो फिर
प्रोपिनेब 70% डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है, इसको भी आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका भी छिड़काव कर सकते हैं, या तो फिर एज़ोक्सिट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाज़ोल इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं 1 एमएल प्रति लीटर पानी में। ये आपको अभी अमी स्टार सिजेंटा कंपनी का आपको मिल जाएगा। या तो फिर आपको कोई दूसरा भी मिलेगा, वो भी आप ले सकते हैं, जैसे कि एज़ोज़ोल वगैरह आता है कात्यायनी कंपनी का, ये सब भी आप ले सकते हैं। तो इसको आप छिड़काव कर सकते हैं, इसमें क्या है रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा तब। और इसमें आपको कुछ जैविक उपचार भी आप करना चाहते हैं, तो जैविक उपचार भी कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा हो गया, या तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंट हो गया, या तो फिर नीम तेल हो गया, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी में कर सकते हैं, या तो फिर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसका भी कर सकते हैं। लेकिन रोग जब लग गया है तो आप ये क्या है जैविक फंगिसाइड का आप यूज़ करेंगे तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर रोग लग गया है तो रोग नहीं लगा होगा तो रोग लगने वास्तव में नहीं देगा, लेकिन रोग लग गया होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से था टमाटर में झुलसा कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है उसका कारण और उसका निदान। तो ये हम लोग जान गए। इसके बाद में हम लोग जानेंगे, जब एक सावधानी आपको बता दूँ, अगले बार जब भी आप टमाटर का खेती करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या है रोग प्रतिरोधी बीज आपको लगाना है। रोग प्रतिरोधी बीज अगर आप नहीं जान रहे हैं तो एक बार क्या है सुन लीजिए, ये आपको मिल जाएगा अभिनव में, अभिनव नाम से मिल जाएगा, फिर अर्का नाम से मिल जाएगा, फिर रक्सेल नाम से मिल जाएगा, फिर एनएस 585 ये नाम से मिल जाएगा। इसको लगा करके आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये क्या है, ये बीज रोग प्रतिरोधी बीज है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों क्या है, आपको वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।